अच्छा ये बताओ, स्लैब्स और टीसी कर रहे थे ना अपन, इसमें से एस हो गया अपना, एल हो गया, ए हो गया, पी क्या था सेपरेट प्रॉपर्टी, वो अपन ने एक ही लाइन है वो लिख ली थी, उसके बाद में परपेचुअल भी हो गया सेपरेट प्रॉपर्टी, और सी यू एंड बी सी यू ये सारे हो गए। अभी एक क्या है, टी क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें कुछ लिखना नहीं है एज सच। देखो ट्रांसफर करने का मतलब अभी आपके पास में है कि आप कल किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो मैंने कंपनी के शेयर्स लिए जिसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज, क्या आप अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? क्या कंपनी ये बोलेगी नहीं तुमने 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए ना, अब जब तक तुम मरते नहीं हो तब तक तुम्हारे पास ही रहेंगे? नहीं, आपकी मर्जी है, आपको किसी और को ट्रांसफर करने हैं तो क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो कैसे ट्रांसफर। अब इसके लिए ना अपन को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा तब और समझ में आएगा, पर अभी बेसिक चीज सुनो। कंपनी है ना दो टाइप की होती है, या तो होगी पब्लिक कंपनी और या फिर क्या होगी प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का मतलब होता है पब्लिक का हर पर्सन उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। जैसे अपन रिलायंस है, क्या अभी आप रिलायंस के शेयर्स यहाँ बैठे बैठे खरीद सकते हो क्या? नहीं, या अंबानी को फोन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा पहले कि शेयर खरीद ले। खरीद सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शेयर्स परचेज कर सकते हो अभी यहाँ पे बैठे बैठे भी। अच्छा कोई प्राइवेट कंपनी हो, किसी ने पर्सन ने कंपनी बनाई है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, पब्लिक का हर आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। प्राइवेट मतलब वो बंदा जैसे कंपनी बनाई है वो, उसके फैमिली वाले बच्चे भाई बहन ये सब आ सकते हैं। तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसे ही जाके बोलो भाई मुझे मेंबर बना लो, वो आपको ऐड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पब्लिक कंपनी में पब्लिक का हर पर्सन आ सकता है, तो वहां पे आप जिसको मर्जी चाहे उसको अपने शेयर बेचो। तो पब्लिक कंपनी में शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिसको जब मर्जी आया वैसे अपने शेयर ट्रांसफर करो, किसी से पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है। बट प्राइवेट कंपनी में आप शेयर को ट्रांसफर तो कर सकते हो, मना नहीं किया, बट क्या लगा दी शेयर के ट्रांसफर के ऊपर? रेस्ट्रिक्शन लगा दी। कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन आप मान लो, कंपनी बताएगी आपको, वो मान लेते हो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो नहीं मानते हो तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या आएगा, 6 7 क्या आएगा? कॉमन सील की मैंने हेडिंग बनवाई है क्या? अच्छा, जो भी पॉइंट नंबर है वो डालो, हेडिंग लिखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और उसमें लिख लो ये। डन, चलो नेक्स्ट बनाओ कॉमन सील। कॉमन सील, अच्छा कॉमन सील क्या होती है? कंपनी कैसे पर्सन होती है, नेचुरल की आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब क्या कंपनी खुद से साइन कर सकती है? याद है जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है, क्या प्रॉब्लम है? पर्सन तो है ही ना। मान लो कंपनी को गुड्स चाहिए, तो कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स के लिए, कर सकती है। अब कंपनी के हाथ है कि जो वो साइन करेगी? साइन नहीं कर सकती। तो क्या होता है कॉमन सील? कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर, यानी एक स्टैंप जैसा होता है, आप वो लगा देते हो तो वो क्या मान लिया जाता है? कंपनी का साइन मान लिया जाता है। बट
जब कंपनीज एक्ट नई नई आई थी तब क्या था, आपके लिए कॉमन सील लगाना मैंडेटरी था पहले। उसके बाद में अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज आ गया एक्ट में, और एक्ट में चेंज आने की वजह से क्या बोल दिया गया, अब कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। मतलब कंपनी की जो आप सील बनाते हो ना वो मैंडेटरी नहीं है। देखो अल्टीमेटली कॉमन सील कौन लगाएंगे, डायरेक्टर्स ही तो लगाएंगे। तो क्या बोला, अगर आप चाहो तो कंपनी की एक कॉमन सील, ये अचानक से कैसे आती है, तो चाहो तो आप कॉमन सील कंपनी की रख लो, अगर आपको रखनी है तो आपकी मर्जी है। बाकी मैंडेटरी है कि कॉमन सील रखना, मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो फिर साइन कौन करेगा, तो क्या बोला, अगर आपकी कंपनी में सीएस है, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, सीएस है तो एक सीएस और एक डायरेक्टर साइन कर देंगे। ठीक है, अगर सीएस है तो, मान लो आपकी कंपनी में सीएस नहीं है तो दो डायरेक्टर के साइन करा लो। समझ आई क्या बात, मतलब क्या बोला है इसने कि या तो आप कॉमन सील रख लो अपनी कि कंपनी की साइन, अगर आपको ये नहीं रखनी है तो आप क्या करवा लो, साइन करवा लो। किससे साइन करवा लो, अगर सीएस है तो एक सीएस और एक डायरेक्टर से, अगर सीएस नहीं है तो दो डायरेक्टर्स। ठीक है, मतलब कॉमन सील मैंडेटरी है क्या अभी ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ठीक है, बनाओ कॉमन सील, जो भी पॉइंट नंबर आ रहा है। हाँ, कॉमन सील में लिखो कंपनी या कंपनीज ऑफिशियल सिग्नेचर। कॉमन सील इज कंपनीज ऑफिशियल signature affixed by officers, affixed by officers or directors of the company on its every document, on its every document. Point number 2 लिखो, however common seal is not mandatory, that is companies can choose whether to opt it or not. If the company decides to opt it, then affix common seal on all documents and if the company decides not to opt it, then documents to be signed by one CS and one director if company has CS and two directors if company has no CS. CS का फुल फॉर्म लिख देना, कहीं CS कॉमन सील समझ लो। नहीं एक्चुअली ऐसा हुआ था, मुझे वो दो वर्ड्स याद नहीं है, मतलब जैसे इम्पोर्टेंट है तो उसने IMP पता नहीं कहाँ लिख दिया, किस चीज, छोड़ो तुम लिख लो,
क्योंकि कभी कभी है ना हम शॉर्ट फॉर्म्स कुछ और ही मतलब का कहीं और ही लिख देते हैं। कि तुमने बंद ही कर दिया क्या? हो गया सबका? चलो ठीक है। अब है ना देख लो सारे हो गए क्या? अच्छा एक बचा है शायद सेपरेट मैनेजमेंट, है ना? देखो अब कंपनी है, पहले तो ये बताओ कंपनी में ओनर्स होते हैं। ओनर्स को हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं या शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, ओनर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में क्या लगाते हैं? फंड लगाते हैं या कैपिटल लगाते हैं। क्या बोला? ओनर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में फंड लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। ये बताओ एक कंपनी में कितने ओनर्स हो सकते हैं, कितने मेंबर हो सकते हैं कंपनी में? इनफाइनाइट, दो। 20। अनलिमिटेड। 5,000 करोड़। अनलिमिटेड। तो कोई लिमिट है? देखो अभी अपन ने दो कंपनीज पढ़ी ना, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट में 200 की लिमिट है मैक्सिमम, मैक्सिमम। बिल्कुल। ठीक है, अभी हम मिनिमम की बात नहीं कर रहे, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मैंने बोला प्राइवेट में कितने होंगे? 200 प्राइवेट में, ठीक है। और पब्लिक में होता है अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में कितने भी लोग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो कि कंपनी बनी, कंपनी में 100 मेंबर्स हैं, हो सकते हैं ना? हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? अब ये सारे के सारे ओनर्स है ना। अब ये क्या जरूरी है सारे के सारे लोग एक ही जगह पे रहते हो? हमने कंपनी बनाई जयपुर में, जरूरी है 100 के 100 लोग जो ओनर बनना चाहते हैं वो जयपुर के ही हो? बाहर की भी तो हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कोई कश्मीर से आ रहा हो, कोई केरला से आ रहा हो, कोई मुंबई से आ रहा हो, कोई इवन हो सकता है यूएस से भी आ रहा हो। पॉसिबल है कि नहीं है? फॉरेन मेंबर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या ये डेली आए क्या ट्रैवल करके? वो यूएस वाला फ्लाइट करके आए डेली कि कंपनी संभाल रहा हूँ, फिर जल्दी घर जाना है, बीवी वेट कर रही है, फ्लाइट की टिकट बुक करूंगा? पॉसिबल है क्या डेली किसी के लिए इतना ट्रैवल करके आना? मतलब सारे के सारे जो मेंबर्स हैं क्या वो एक ही जगह पे रहेंगे क्या? नहीं, वो स्कैटर्ड होते हैं। कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तो डेली बेसिस पे कंपनी को आके मैनेज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। दूसरी चीज, ये मान लो कैसे भी करके वो आ भी जाते हैं, ठीक है। अब क्या एक जगह पे 100 के 100 लोग आएंगे तो क्या वो कंपनी को प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे? अगर तुम लोग हो, तुमसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ चलो एक ट्रिप पे चलते हैं, कहाँ चलोगे? इंडिया में कहाँ चलोगे? केरला? हिमाचल? केदारनाथ? अरे यहाँ बता दो। सोचेंगे कब? और और मतलब सपने में भी हम नहीं सोच पा रहे? तुम सपने में नहीं सोच पा रहे तो एक्चुअल में ऐसे सोचोगे कहाँ जाओगे? तो कोई सही बोल दो कहाँ सा जा ही रहे हैं। अब तुम देख लो कितने से लोग हो और इतनी सी चीज पे तुम डिसाइड कर पा रहे हो क्या क्या काम करना है? नहीं कर पा रहे। वो तो क्या बोल रहे हैं, सोचेंगे। और ऐसे अगर कंपनी में मेंबर आ गए हर चीज में बोलेंगे हम सोच के बताएंगे, काम हो पाएगा क्या? तो तुम्हें क्या लगता है जब 10 लोग एक चीज पे अग्री नहीं कर पा रहे तो 100 लोग अग्री कर पाएंगे? और पब्लिक में तो अनलिमिटेड, 1 लाख मान लो लोग आ गए, अब 1 लाख लोगों को तुम बोल रहे हो तुम बता दो क्या करना है।
बाल नोच लेंगे एक दूसरे के, नाखून चुबा देंगे, पर अग्रीमेंट नहीं होगा किसी एक टॉपिक पे। मानेंगे क्या? और कोई झुकने वाला है क्या? नहीं। हम तो ओनर है भाई, तू बताएगा क्या अब मुझे? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, क्योंकि सबने ही पैसा लगाया तो सभी ओनर है ना, तो कोई किसी के सामने झुकने भी नहीं वाला। तो ऐसे कंपनी चलती है क्या? हर कोई अपनी मनमानी करेगा, तुम एक टॉपिक पे कंसेंट नहीं शो करोगे तो कंपनी तो चल रही है ऐसे। इसीलिए क्या बोला जाता है ओनर्स को, ओनर्स तुम पैसा लगाओ और साइड में बैठो शांति से। कंपनी को मैनेज करने के लिए ना अलग लोगों को अपॉइंट कर दो। तो कंपनी में क्या होता है, ओनरशिप अलग होती है, और कंपनी में क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है ना वो अलग होता है। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। ओनर्स कौन होते हैं? मेंबर्स या शेयर होल्डर। मैनेजमेंट जो संभालते हैं ना कंपनी का, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। इंडिविजुअल है तो डायरेक्टर बोल लो, ग्रुप है तो बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ आए बात? तो कंपनी में मेंबर्स अलग और कंपनी में मैनेजमेंट अलग, मतलब ओनरशिप अलग रहेगी और मेंबर सॉरी यहाँ पे मैनेजमेंट क्या रहेगा? अलग रहेगा। ठीक है, सेम नहीं होंगे। लिख दो इसको, क्या आएगा पॉइंट नंबर 7। सेपरेट मैनेजमेंट की हेडिंग बना के और लिख दो। हो गया? चलो, विद दिस अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंपनी के क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग लिखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इस टॉपिक को स्टार लगा लो। हाँ पहले ये, उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। या रुको, अब लिख सकते हैं वैसे, सही बोला मैंने। एक स्पेस लीव करवाया था, याद है? ओपन करो वो स्पेस। मिल गया सबको? चलो अब बनाओ। देखो हमने एक तो क्या लिखा होगा, डेफिनेशन लिखी होगी नॉर्मल एक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं, बनाओ डेफिनेशन ऑफ कंपनी। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, लिखा? लिखो इसमें, एन आर्टिफिशियल पर्सन, एन आर्टिफिशियल पर्सन कॉमा intangible, artificial person comma intangible, intangible comma invisible, intangible के बाद कॉमा लगाओ, लिखो invisible comma existing, existing only in eyes of law, existing only in eyes of law, having separate personality, having separate personality with a perpetual succession, having separate personality with a perpetual succession, किसकी? perpetual, PERPETUAL, perpetual succession की SUCC,
ESS। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना एग्जाम में, अच्छे नहीं लगोगे सीए करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो, इसीलिए बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बुक पढ़े या बिना नोट्स पढ़े टेस्ट देना ही स्टुपिडिटी है। कहाँ तक लिखा? परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। चलो अब ये पढ़ो पूरा। हाँ पेज छूट गया होगा, कोई बात नहीं, 8 लाइन छूट गई, कोई बात नहीं, चलता है तब, कोई बात नहीं है, इसकी टेंशन हो रही है, 8 लाइन छूट गई। पढ़ो, रीड करो। अब देखो, अब तुम्हें डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो भी हमने लिखा है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन फीचर्स में आ रहा है। इनटैंजिबल मतलब सिर्फ फील करोगे, ऐसे दिखेगा क्या, टच कर सकते हो। अब बोलोगे ये रही कंपनी, टच कर लिया हमने जाके, वो बिल्डिंग टच कर रहे हो, है ना। फिर इनविजिबल, दिख रही है क्या कंपनी, नहीं दिख रही। नेक्स्ट, एग्जिस्ट ओनली इन आईज ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में है बस, ऐसे दिखने नहीं वाली आपको, चलती हुई, घूमती हुई, नाचती हुई, कुछ नहीं। नेक्स्ट, सेपरेट पर्सनालिटी अपना फीचर है, परपेचुअल सक्सेशन फीचर है, ठीक है। और कॉमन सील वगैरह, मतलब जितनी भी फीचर्स है ना, फीचर्स को यूज करके क्या बना दी, डेफिनेशन। अब हम नॉर्मली डेफिनेशन पढ़ते, कुछ भी समझ में आता क्या? अब फीचर्स पढ़ने के बाद सब डेफिनेशन समझ में आ गई ना। चलो अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसको या तो बोलेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, या इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, पियर्सिंग थ्रू कॉर्पोरेट वेल, पियर्सिंग थ्रू कॉर्पोरेट वेल। तो चाहे किसी भी नाम से आए, कंटेंट सेम ही आएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और पियर्सिंग थ्रू कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। अब ये टॉपिक क्या है, अब सुनना। एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी कंपनी में 3 लोग थे, रीमा, मानसी, महक, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। अब है ना, अचानक से मानसी और महक को कोई काम आ गया, काम तो क्या आ गया, इनको छुट्टी मनानी थी, तो छुट्टी मनाने के लिए गोवा चले गए मानसी और महक। किसको छोड़ गए अकेले, रीमा को छोड़ गए। रीमा ने बहुत जिद करी, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, नहीं माने, और इसको बोला कि चुपचाप रह, तू अभी सीख ले कंपनी कैसे चलाते हैं, ठीक है, हम तुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तू सीख की कंपनी कैसे रन की जाती है, हम आते हैं घूम के। तो बेचारी रीमा को ये छोड़ के चले गए, ठीक है। अब रीमा क्या कर रही है, कंपनी को रन कर रही है, जैसे तैसे उससे हो रहा है, जितना पॉसिबल हो रहा है उतना ये रन कर रही है। अब मान लो कि रीमा के पास है ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, रीमा के पास क्या आता है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, ठीक है, और पहली बार आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना बड़ा ऑर्डर एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, और वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, जितने मार्केट में मिलते हैं ना उससे मैं ज़्यादा प्राइस पे करूंगा, पर शर्त ये है काम जल्दी होना चाहिए। मतलब जो काम नॉर्मली मार्केट वाले 10 दिनों में कर रहे हैं ना, मुझे जल्दी है, आप मुझे 7 दिन में कंप्लीट करके दे दो, ठीक है। आप अगर 7 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। समझ आ रही है बात? तो ऐसे करके क्या बोला, लेट्स से अगर ये नॉर्मल काम करते तो जो उसको पैसे मिलते 1 लाख रुपए, पर ये ऑर्डर करने से इसको पैसे मिलेंगे मान लो 10 लाख रुपए। अब अच्छा ही काम है ना, बट प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा 3 दिन जल्दी काम करके देना है। अब रीमा को समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑर्डर एक्सेप्ट करे कि ना करे। अब उसने इन दोनों को फ़ोन किया है, तो मस्त बीच पे फोटो खिंचा रही है, फ़ोन काट रही है, उसका फ़ोन नहीं उठा रही, वो बेचारी सुबह से लेकर रात तक लगी हुई है, फ़ोन कर रही है, फ़ोन कर रही है, पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, रात को जाके फ़ोन उठाया, उसने पूरी बात समझाई, तो अभी थोड़े नशे वशे करके बैठी थी दोनों, मतलब इतने भी नहीं कि समझ में नहीं आए, बट थोड़े बहुत, ठीक है। तो अब रीमा ने पूरी बात समझाई, पर ऐसे होता है ना कि आप घूम रहे हो, ट्रिप पे हो, तो बहुत खुश खुश होते हो आप, तो इन्होंने बोल दिया हाँ तेरे को जो सही लग रहा है ना तू वो कर दे, हम तेरे साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिल रहे हैं, आने दे, अच्छी बात है, 1 लाख के 10 लाख आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। रीमा समझा रही है भाई रिस्क भी खूब है, क्या बोल रहा है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कर ले। तो ऐसे करके उसको, मतलब आधी अधूरी बात सुन के हाँ में हाँ मिला के फोन काट दिया, आप फोन मत करना, कर ले काम चुपचाप,
ठीक है, अब रीमा ने अगले दिन आके यस बोल दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। अब वो अकेली है बेचारी, एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, किया 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 उसने काम किया। अब लेकिन 7 दिन में काम कंप्लीट नहीं हो पाया, मान लो 9 दिन लग गए। अब उसको फोन कर रही है, वो फोन काट रहा है, जो जिसने क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था, क्या बोल रहा है, भाई मैंने तुम्हें क्या कहा था, 7 दिन मैक्स, तुमने 9 दिन कर दिए, तो अब पैसे नहीं मिलेंगे। अब वो बोल रही है बेचारा सामान इतना मैंने बनाया है, मैं उसका क्या करूं, वो तुम देख लो हम क्या करें। तो ऐसे करके उन्होंने तो मना कर दिया, हम तो नहीं लेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तुम देख लो तुम्हारा लॉस है। तो अब कंपनी को लॉस हो गया ना, अब लॉस हो गया, अब वो घूम के आई दोनों, अब तो वो होश में आई, अब तो गुस्से में आई, हिम्मत कैसे हुई तेरी, क्यों लिया जब तुझे आता नहीं है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता। वो क्या बोल रही है, मैंने तो पूछा था, तू क्या बोली, अब तुझे क्या पता हम किस सिचुएशन में उस टाइम पे हम तेरी बात सुनेंगे, कैसे करके लड़ाई कर ली तीनों ने। अब वो दोनों पहुंच गए कोर्ट और केस कर दिया रीमा के ऊपर। क्या केस किया कि रीमा ने लॉस करा दिया और इसको जेल में डालो, जितना भी लॉस हुआ है रीमा अपने घर से लेके आएगी, कंपनी वो लॉस नहीं भुगतेगी। मतलब हम तीनों लॉस नहीं भुगतेंगे, लॉस करवाया किसने, रीमा ने, तो ये घर से भी पे कौन करेगी, रीमा। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये रीमा के ऊपर केस जो करेंगे वो केस जस्टिफाइड है कि नहीं है, नहीं है, लॉस करवाया रीमा ने, फिर भी ये केस जस्टिफाइड नहीं है। इसका रीजन, एक तो पूछकर किया, ठीक है, दूसरी बात यह है कि लॉस तो होते रहते हैं ना, उसका इंटेंशन था क्या लॉस करने का, ऐसे है क्या जानबूझ के फ्रॉड किया उसने, नहीं, तो उसका इंटेंशन ही नहीं था। तो क्या आप इस सिचुएशन में केस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप इस सिचुएशन में कोई केस नहीं कर सकते हो। समझ आई बात। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लो यहाँ पे ये दोनों अगेन घूमने गई और रीमा को अकेला छोड़ के गई। अब है ना रीमा के माइंड में ये आ रहा है कि यार ये दोनों है ना बहुत बेकार है, बहुत बदतमीज है, मेरे ऊपर बहुत ऑर्डर चलाती है, ऐसे करती है वैसे करती है, अब ये गई है ना, मैं शांति से काम करूंगी। तो ऐसे इसने अपने फ्रेंड से बात करी, इसकी फ्रेंड्स ने इसको बोला कि तू पागल है क्या, तेरे को इतने अच्छे अच्छे मैं बिजनेस के ऑप्शंस आइडियाज बताता हूँ, तू वो काम कर, तेरे तो बहुत पैसे बन जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे करके उसको एक दिमाग में आइडिया आया कि ये दोनों गोवा गई है ना, अब गोवा पे तो अलग अलग पाउडर बिकते हैं, चलो हम भी बेचेंगे, समझ गए ना कौन से। हाँ, तो ऐसे करके ये उल्टे फुल्टे कामों में इन्वॉल्व हो गई। तो इसने क्या बोला उसके फ्रेंड ने कि देख, इनिशियल पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर प्रॉफिट आने लग जाएंगे तो फिर पैसा ही पैसा है, पर एक बार तो तुझे पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में सामान खरीदने के लिए। तो रीमा ने क्या किया, कंपनी के अकाउंट से पैसा लिया। अब कंपनी के अकाउंट में जो पैसा है वो उसके अकेले का है कि तीनों का है, तीनों का है, फिर भी उसने वो अकाउंट से पैसा लिया और अपने वो फ्रेंड को दे दिया। मान लो 10-12-15 लाख रुपए थे, उसको दे दिया और क्या बोला, ये ले सामान खरीद के ले आ, फिर अपन देखते हैं कैसे बेचेंगे। उसका फ्रेंड लिया और ऐसे ऐसे करके सामान लाया इसको, और ये उल्टे फुल्टे काम करने में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, अब ये दोनों वापस आई, और ये वापस आई जैसे ही पुलिस भी आ गई साथ में और शक हो गया। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, अब जब शक हुआ है तो अब गलती किसकी है, तीनों की है या सिर्फ रीमा की गलती है, गलती सिर्फ किसकी है, रीमा की। पहली बात तो इलीगल काम किया, दूसरी चीज उसने पैसे किसके लिए, तीनों के, मतलब कंपनी के पैसे लिए उसने। क्या ये दोनों बातें सही है, अब एक तो वो जेल में सड़ेगी, पहली चीज तो क्या अब तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो, क्या अब केस करना वैलिड है क्या, बिल्कुल। अब उसने नॉर्मल काम किया है कि फ्रॉड किया है, अब उसने फ्रॉड किया है, और दूसरी बात कंपनी का पैसा लगा दिया वो फ्रॉड करने में। तो अब जो भी लॉसेस हुए हैं क्या वो तीनों भुगतेंगे मिलके, नो, वो अकेले कौन बेयर करेगी, रीमा। ठीक है, अब है ना रीमा क्या बोल रही है जाके कोर्ट में कि बकवास मत करो, जज को बोल रही है जाके, जज के मुंह पे एक बुक मारी कंपनी लॉ की, और क्या बोली, पढ़ ले, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी अलग है और मैं अलग हूं, मैंने पैसे किसके लिए हैं, कंपनी के, केस किसके ऊपर हो सकता है, कंपनी के ऊपर, अपन ने पढ़ा ना स्यू एंड बी सूट। तो वो जज को बोल रही है चुपचाप कंपनी के ऊपर केस करो, मेरे पर्सनल नाम से कोई केस नहीं होगा, कंपनी लॉ की बुक पढ़िए, पढ़ लो शांति से। क्यों नहीं होगा, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैंने कंपनी का पैसा लिया, सब कुछ कंपनी के नाम से किया, वो पाउडर भी कंपनी के नाम से खरीदा, बेचा भी कंपनी के नाम से, सब कुछ किसके नाम से हुआ, कंपनी के नाम से, तो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, बिल्कुल बकवास मत करो, और लिमिटेड रहेगी लायबिलिटी, अनलिमिटेड भी नहीं होगी क्योंकि कंपनीज एक्ट का फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी।
तो मेरे जितने शेयर है अनपेड वैल्यू अपन ने कल कैलकुलेट की थी ना, अनपेड वैल्यू में दे दूंगी, बात खत्म। घर तक तो आना ही मत और मेरे ऊपर तो केस करना ही मत। अब जज क्या बोल रहा है यार, कम लो तो यही बोलता है ना, इसमें तो यही लिखा हुआ है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के नाम से काम हुआ है सारा, और पैसा भी कंपनी का ही यूज हुआ है, और लाइबिलिटी भी लिमिटेड ही होती है। अब देखा जाए तो रीमा गलत है, बट देखा जाए कंपनीज एक्ट को तो कंपनीज एक्ट तो यही बोलता है। तो अब हम क्या करें, रीमा की बात मान के कंपनीज एक्ट की सुन लें या फिर रीमा को जेल में डाल दें? पर फिर तो वो तुम लॉ के अगेंस्ट हो गए ना, लॉ के अगेंस्ट हो गया ना फिर वो। कंपनीज एक्ट के तुमने सारे फीचर्स को तो तेल में डाल दिया, तो क्या वो चीज सही है? लॉ के अगेंस्ट तुम कैसे जा रहे हो? पर देखा जाए तो रीमा भी तो सही नहीं है। तो अब यहाँ पे सब चीजें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी ना, कि क्या करें। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या यहाँ पे रीमा का इंटेंशन सही था कि खराब था? इंटेंशन फ्रॉड वाला था, उसको फ्रॉड करना था इन दोनों के साथ में मिलकर और खुद के पैसे कमाने थे। तो इस सिचुएशन में हमें इतना तो पता है कि फ्रॉड हुआ है, और अब वो क्या कर रही है, कंपनीज एक्ट के जो मतलब कंपनी के फीचर्स हैं उनका गलत बेनिफिट लेना चाहती है ना। ऐसे तो फिर हर कोई ये काम करेगा, हर बंदा आके खुद क्या कर लेगा, फ्रॉड, और किस पे डाल देगा, कंपनी के नाम पे, और क्या बोल देगा, मेरी लायबिलिटी तो लिमिटेड है, तो उसके घर से तो कुछ भी नहीं जाने वाला। तो ये तो फिर सब लोग यही करेंगे ना, कंपनी बना बना के और फ्रॉड पे फ्रॉड करेंगे। इसीलिए कंपनीज एक्ट में क्या बोला, हमने आपको बेनिफिट दिया है ना, बट अगर आप उसका मिसयूज करोगे तो एक्सेप्शन भी है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये किसका एक्सेप्शन है? फर्स्ट वाले फीचर का, जो अपना कौन सा है, फर्स्ट फीचर कौन सा है, एस वाला, एक्सेप्शन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये उस वाले कंसेप्ट का क्या है, एक्सेप्शन है। ये वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, केस करोगे कंपनी के नाम पे, गलती है कंपनी की, पैसा है कंपनी का। बट अब एक बात बताओ, अल्टीमेटली है तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन ही, क्या वो खुद का दिमाग यूज करके खुद गलत कर सकती है? नहीं, गलत तो आप ही करवाओगे इससे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसका मतलब, अच्छा कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है क्या? फर्स्ट फीचर में अपन ने यही तो पढ़ा है, कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब कंपनी एक अलग पर्सनालिटी है, और कंपनी के पीछे लोग काम करते रहते हैं, पर हमें उनसे क्या मतलब है, हम तो किससे डील करते हैं, कंपनी के नाम से डील करते हैं। पर अभी आपने गलत किया, तो हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का मतलब उठाएंगे किसको, कॉर्पोरेट वेल। वेल मतलब क्या होता है, घूंघट या पर्दा। अब कंपनी के आगे कौन सा पर्दा है, उसकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, मतलब कंपनी को अलग मानना है ना, तो कंपनी के आगे क्या पर्दा है कि कंपनी क्या है, एक अलग पर्सन। अब कोर्ट क्या काम करेगा, कोर्ट इस पर्दे को उठा के झांक के देखेगा, जैसे वो दुल्हन को देखते हैं ना, हाँ हाँ, तो कोर्ट उस पर्दे को उठा के ऐसे झांक के देखेगा, क्या कंपनी के पीछे छुप के कौन फ्रॉड कर रही थी, रीमा। तो उठा के देखा, घूंघट में से कौन निकली, रीमा। अब रीमा को पकड़ेगा और बना देगा पर्सनली लायबल। इसका मतलब लायबिलिटी लिमिटेड की अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी आपकी हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और इस कंसेप्ट को हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब रीमा चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही है, कंपनी अलग मैं अलग, कंपनी अलग मैं अलग, केस किस पे करो, कंपनी के ऊपर। कोर्ट बोलेगा चुप, केस जो होगा वो कंपनी के ऊपर होगा, ठीक है। इस केस में हम तुम्हें और कंपनी को दो आदमी नहीं मान रहे, तुम्हें और कंपनी को हम एक ही मानेंगे। एक्सेप्शन तो यही होता है ना, नॉर्मल मतलब अलग अलग मानो, एक्सेप्शन मतलब एक ही मानो। तो अब यहाँ पे रीमा और कंपनी अलग अलग है क्या, रीमा और कंपनी एक ही है। मतलब जब आप फ्रॉड करोगे तो हम कंपनी के ऊपर केस वेस नहीं करेंगे, आपको ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, बाहर निकालेंगे और क्या बना देंगे, पर्सनली लायबल। और इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ मतलब पर्दा उठाना, पियर्सिंग थ्रू मतलब झांक के देखना पर्दे के पीछे कौन है, ठीक है। तो अब ये याद करने के लिए वो घूंघट वाली बातें याद कर लो, एग्जाम में मत लिखाना कि घूंघट उठाया कंपनी का, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं लिखना है, समझ गए क्या? चलो लिखिए अब इसको, क्या बोल रही हो? अच्छा
ओके अब है ना, लिखो इसमें, इसमें पहले हेडिंग बनाओ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल में लिखो लीगल कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट where company is identified separately। ये बताओ सेपरेट लीगल एंटिटी वाले का अपन ने केस लॉ पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, सैलमन वर्सेस सैलमन लिमिटेड। ये वहां पे वापस है, पर हम वापस नहीं लिख रहे क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं, सैलमन वर्सेस सैलमन लिमिटेड। उसके बाद हेडिंग बनाओ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिखो लुकिंग बिहाइंड, looking behind the company as a legal person, looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate, disregarding the corporate entity and paying regard to the person that is member or director or officer directly। लिख लिया यहां तक। इसके बाद लिखो cases where court lifts the corporate veil, cases where court lifts the corporate veil। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, टू determine character of the company, to determine character of the company, that is enemy or friend, enemy or friend। इसमें केस लिखो डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी।
देखो अगर मान लो अलग से पूछ लिया तब आपको ये पूरा पॉइंट समझाना होगा, लिफ्टिंग ऑफ वेल भी और ये वाला पॉइंट भी। अलग से नहीं पूछा, डायरेक्टली क्या पूछा, लिफ्टिंग ऑफ वेल समझाओ। तो आप जब हेडिंग लिखोगे तो केस का नाम लिख दो। किसके, मैं बता रही हूँ अभी, तो शॉर्ट में लिख लेना। मान लो बड़ा क्वेश्चन आया तो उसकी लैंग्वेज बना के एग्जाम में लिख लेना, है ना। लिख लिया यहाँ तक। देखो अब हमने ऊपर तो क्या लिखा, सबसे पहले तो हमने क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल मतलब कुछ नहीं है, वही है सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको ही इलैबोरेट कर देना और कुछ नहीं करना है। और उसका केस का रेफरेंस डाल देना सैलेमन वाले का, है ना। उसके बाद क्या बोला है, लिफ्टिंग ऑफ वेल का मतलब जब आप उल्टा फुल्टा काम करोगे तो कोर्ट वेल लिफ्ट करके एक्चुअल पर्सन जिसने फ्रॉड किया उसको ढूंढ के बाहर निकालेगा। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, केसेस। केसेस कौन से हैं, जो कोर्ट में हुए हैं। कोर्ट में केस हुआ और उस टाइम पे कोर्ट ने क्या किया, लिफ्टिंग ऑफ वेल। तो हमें ऐसे 5-6 अलग अलग केसेस गिवन है जहां पे क्या बताया हुआ है कि कोर्ट ने इस केस में क्या किया है, वेल लिफ्ट। मतलब क्या क्या टाइप के फ्रॉड है। अब तुम्हें यहाँ पे सारे केसेस पे पता चलेंगे कि फ्रॉड कौन कौन से करते हैं लोग, और उन फ्रॉड करने के चक्कर में कोर्ट ने आपकी क्या करी है, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करी है। ठीक है, अब है ना, सबसे पहले अपना केस जो है उसकी हेडिंग देखो क्या है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर। हम यहाँ पे क्या जानना चाहते हैं कि जो कंपनी है वो कंपनी हमारी एनिमी है या वो कंपनी हमारी फ्रेंड है। अब कंपनी एनिमी और फ्रेंड कैसे होगी, और इसके आगे एक और वर्ड लिखो, एलियन। एलियन एनिमी और एलियन फ्रेंड। अब ये कंपनी एलियन या फ्रेंड या एनिमी कैसे होगी, एग्जैक्टली। यहाँ पे पहली बात तो एलियन का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम प्लूटो या जुपिटर से आ रहे हो, सारे अर्थ के ही लोग हैं। दूसरी बात, एनिमी या फ्रेंड, अच्छा कुछ लोगों को लगता है आपके कॉम्पिटिटर्स आपके एनिमी होते हैं। अब तुम सब तो आपस में एनिमीज हो, फिर हो क्या, फ्रेंड्स हो, डिसाइड कर लो। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, फ्रेंड या एनिमी कॉम्पिटिटर होने से नहीं बनते, फ्रेंड या एनिमी बनते हैं वॉर से। मान लो वॉर समझते हो ना, अगर हमारा किसी कंपनी के साथ वॉर चल रहा है तो वो वाली कंट्री की कंपनीज हमारे लिए क्या है, एलियन। देखो एलियन का मतलब क्या होता है, फॉरेन। एलियन का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरेन, मतलब दूसरी, विदेशी, है ना। तो फॉरेन जो कंट्री है उसके साथ अगर वॉर हो रहा है तो वो वाली कंट्री की कंपनीज हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एलियन। एनिमी की फ्रेंड, वॉर हो रहा है तो एनिमी, और वॉर नहीं हो रहा उस कंट्री के साथ तो उस कंट्री की कंपनी हमारे लिए फ्रेंड हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे इंडिया का किसी के साथ भी वॉर नहीं है ना, तो हमारे लिए सारी क्या है, एलियन फ्रेंड्स है। ठीक है, अब इसके लिए केस लॉ क्या है, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर लिमिटेड। सुन लो, देखो इस कंपनी, इसमें क्या करा था, दो कंपनीज है अपने पास, एक कंपनी कौन सी है, डेमलर, और एक कंपनी कौन सी है, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। अब सुनना ध्यान से क्या हुआ था, देखो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंटल टायर्स वाली कंपनी है, ये वाली कंपनी बनाई थी, किन्होंने बनाई थी, जर्मनी के लोगों ने। क्या बोला, ये वाली कंपनी किन्होंने बनाई थी, जर्मनी के लोगों ने, और बनाई कहाँ पे थी, इंग्लैंड में। मतलब लोग कहाँ के हैं, जर्मनी के, और कंपनी का बना रहे हैं, इंग्लैंड में। तो 99% शेयर होल्डर्स कौन से लोग हैं, जर्मनी। मतलब अगर इस कंपनी में 100 लोग हैं ना तो 99 कौन है, जर्मनी के लोग, एक कोई यहाँ का होगा। ठीक है, तो लोग जर्मनी के, कंपनी का बनाई है इंग्लैंड में। अब एक और कंपनी है डेमलर, और ये डेमलर कंपनी कहाँ पर है, ये भी इंग्लैंड में है। ये भी कहाँ पर है, इंग्लैंड में। अब कॉन्टिनेंटल कंपनी ने डेमलर कंपनी को गुड्स बेचे, क्या बेचे, गुड्स, और वो गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट। मतलब पैसा अभी आएगा कि बाद में आएगा, पैसा आएगा बाद में। ठीक है, अब है ना, पैसा आए उससे पहले वॉर हो गया, पैसे आने से पहले क्या हो गया, वॉर बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड, वॉर हो गया। अब जो डेमलर कंपनी है ना, ये कोर्ट में गई, कहाँ गई है, कोर्ट में, और इसने कोर्ट से पूछा कि भाई कोर्ट ये बताओ, मैं
पेमेंट कर दूं क्या कॉन्टिनेंटल टायर को? वो बोल रही है मेरे पास पैसा है, मुझे पैसे पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम तुम्हारे पास पूछने क्यों आए हैं? क्योंकि भी वॉर हो रहा है ना, तो हम श्योर नहीं है, तुम बता दो पेमेंट करना है तो हम कर देंगे, नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल भी कोर्ट में गई। अब कॉन्टिनेंटल क्या बोल रही है कि तुम पेमेंट क्यों नहीं करोगे? डेमलर बोल रही है वॉर हो रहा है, तो कॉन्टिनेंटल बोल रही है कि तुम पागल वागल हो क्या? वॉर तो किसके बीच में हो रहा है? जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में हो रहा है ना। हम कंपनी कहाँ की है? इंग्लैंड की। तुम कंपनी कहाँ की हो? इंग्लैंड की। इंग्लैंड में वॉर थोड़ी हो रहा है, पागल हो गए हो? तो चुपचाप पेमेंट करो। ये तो तुम क्या बना रहे हो? बहाने बना रहे हो पेमेंट नहीं करने के चक्कर में। तो डेमलर को ऐसे ऐसे बोल दिया उसने। अब बताओ डेमलर क्या बोलेगा? अच्छा, मान लो डेमलर ने ये बोल दिया कि तुम्हारे जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स, वो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। अब कॉन्टिनेंटल उठाएगा अगेन कंपनीज एक्ट की बुक और मुंह पे मारेगा डेमलर के। क्या बोलेगा? पढ़ ले। पहला फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर तुझे इतनी दिक्कत है हमारे शेयर होल्डर्स से कि वो जर्मनी के हैं, तो हम तो अलग है और शेयर होल्डर्स अलग है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? शेयर होल्डर्स को अलग ट्रीट करो और हमें मेंबर को अलग ट्रीट करो, कंपनी को, सॉरी। हम्म। कब? पर वेल लिफ्ट क्यों होगी यहाँ पे? ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला कॉन्टिनेंटल ने। किसको बोला? डेमलर को। कि पहली बात तो हम दोनों इंग्लैंड के हैं, दूसरी बात तुझे अगर हमारे शेयर होल्डर से प्रॉब्लम है तो शेयर होल्डर्स और हम तो अलग अलग हैं। वो तो जर्मनी के, वो अलग है, हम अलग हैं, तो तुझे क्या दिक्कत है पेमेंट करने में? अब बताओ कोर्ट किसकी बात मानेगा? कोर्ट बोलेगा डेमलर को कि हाँ ये सही बोल रहा है पेमेंट कर दो, या कोर्ट मना करेगा पेमेंट करने से? किस किस को लगता है पेमेंट होना चाहिए? पेमेंट अभी के अभी, वॉर चल रहा, चलने दो, पेमेंट तो हो जानी चाहिए। 4। बाकी सबको क्या लग रहा है? 3 और 4। बाकी सबको क्या लग रहा है? पेमेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं वाले कौन है? और योगेश तो बंक वाला पर्सन है। जैसे ही क्वेश्चन या टेस्ट की बात आई, वो तो मतलब योगेश यस और नो? हाँ, सही की साइड हुआ ना। तो पहले आंसर शीट आने दो फिर बताऊंगा। अच्छा, अब एक चीज सोचो। चलो मान लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल सही बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, ठीक है। आपने क्या काम करा? इंग्लैंड वालों ने पैसा दे दिया। किसको दे दिया? कॉन्टिनेंटल को। अब पैसा दे दिया तो प्रॉफिट, प्रॉफिट अल्टीमेटली कौन लेंगे? जर्मनी वाले। पैसा लेंगे, बॉम्ब बनाएंगे, तुम पे फोड़ेंगे। वॉर हो रही है ना। तुमसे पैसा लिया इंग्लैंड से, तुम्हारे पैसे से ही बॉम्ब बनाया, तुम पे फोड़ेंगे आके। क्या कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया मतलब? हाँ, तब वॉर नहीं थी। बट अल्टीमेटली तुम ये देखो, क्या ये सिचुएशन नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है। और जब भी कहीं पे नॉर्मल चीज नहीं होती, वो आती है एक्सेप्शन में। वॉर मतलब छोटी बात है क्या? कोई तुम्हारे साथ वॉर कर रहा है, अभी तुम्हें लॉ की पड़ी है, नहीं लॉ में सेपरेट एंटिटी, अरे भाई तुम मर जाओगे, बम फोड़ देगा वो। तुम्हें पहले क्या सुनना है? सेपरेट एंटिटी सुनना है। तो कोर्ट ने बोला भाई लॉ बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये लॉ का एक्सेप्शन लगाओ। अभी यहाँ पे क्या लगाओ? लॉ का एक्सेप्शन। इस टाइम पे कॉन्टिनेंटल जो है, भले ही इंग्लैंड में हो, बट वो तुम्हारी एलियन एनिमी है ना। क्या है ये वाली कंपनी? एलियन एनिमी। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों के लिए अभी वेल लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्टिंग ऑफ वेल। लिफ्टिंग ऑफ वेल करके क्या करते हैं हम लोग? दोनों को अलग अलग मानते हैं, सेम मानते हैं? सेम मानते हैं। तो हम ये मानेंगे कंपनी और ये दोनों ही जर्मनी के हैं। तो अगर तुम इस टाइम पे उनको पेमेंट कर दोगे ना तो प्रॉब्लम है। तो ये नहीं बोला पेमेंट नहीं करना, पेमेंट नहीं करना तो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गया, वो नहीं है। पेमेंट करना है, बट एक बार वॉर खत्म होने दो। क्या चीज? वॉर खत्म हो गया ना, उसके बाद सिचुएशन सही होने के बाद कोर्ट ऑर्डर करेगा, तभी पेमेंट होगा। अगर मान लो लोग ही मर गए तो फिर देखा जाएगा। मतलब कौन सी कंपनी? हाँ, वो कोर्ट ऑर्डर, बट अगेन अभी इतना कुछ नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे वो तो बिजनेस कर रहे हैं, इस कंपनी का काम इतना भी तो, वो इलीगल काम करेगी तो बंद होएगी, पर अभी कोई इलीगल काम नहीं कर रही ना। और वॉर में हर पर्सन बेकार हो जरूरी है क्या? हाँ एग्जैक्टली। टैक्सेस पे कर रहे हैं आप, उसको बंद कर दोगे तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट का।
तो कंपनी बंद करने के तो फेवर में हम कभी नहीं होंगे। इलीगल काम कर रही है ना अगर, तो बंद करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन है, ठीक है। अरे खुद के देश के बारे में सोचो। अच्छा क्या बोल रहे हो, हमारा तो क्या ही जा रहा है। ये केस पता है क्यों आया, ताकि अगर इंडिया में कभी ऐसा कुछ हो ना तो हम इसका रेफरेंस ले सकें कि ऐसा सिमिलर केस हुआ था बाहर, तो इंडिया में भी अगर हुआ तो इसका रेफरेंस लेके ऐसा काम कर लो। एनिमी नहीं है अभी, हाँ। उसके लिए एक एक्ट बनी हुई है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें लिखा हुआ है क्या काम आप कर सकते हो उसके साथ, क्या काम आप नहीं कर सकते, पहले से लिखा हुआ है। पता है ना प्रॉब्लमैटिक है, लिख दो पहले से, ठीक है। चलो कल करेंगे बाकी, इसको नोट करना है वरना समझ में नहीं आएगा कि केस क्या हुआ था। और थोड़ा सा ना लिख भी लेना हिंदी में, वरना एग्जाम टाइम तक तो भूल जाओगे कौन सा एरो कहां से निकल रहा है।